इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी प्राचीन भूमि के 11,000 सालों का इतिहास जिसने अनगिनत बार भयंकर विनाश देखा, लेकिन हर बार बिल्कुल एक फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से उठकर एक शानदार वापसी की। आज की इस चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर कैसे एक सभ्यता समय की हर कठिन से कठिन कसौटी पर खरी उतरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम 5 बड़े हिस्सों में इस सफर को तय करेंगे। पहला, प्राचीन नींव और सिंधु सभ्यता। दूसरा, साम्राज्यों का स्वर्ण युग। फिर तीसरा, विदेशी आक्रमण और भारत का प्रतिरोध। चौथा, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम। और आखिर में पांचवां, आधुनिक भारत का उदय। यह हमें उस चक्र को समझने में मदद करेगा जहां हर पतन के बाद एक नई शुरुआत होती है। आइए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन नींव और सिंधु सभ्यता। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब इंसान ने गुफाओं से निकलकर पहली बार एक व्यवस्थित समाज बनाना शुरू किया था। अगर हम इस टाइमलाइन पे एक सरसरी नजर डालें ना, तो कहानी शुरू होती है करीब 9000 ईसा पूर्व से, मेहरगढ़ में, जहां हमें दुनिया के पहले किसानों और दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट्री के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। कमाल है ना। फिर तेजी से आगे बढ़ें तो 3500 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी में एक बेहद एडवांस्ड ग्रिड सिस्टम वाला शहर बस चुका था। और फिर 1500 ईसा पूर्व के आसपास आता है वैदिक काल। इस दौर ने हमें लोहे के हथियार दिए और इसी समय 10 राजाओं का महायुद्ध जैसी ऐतिहासिक घटनाएं हुईं, जिनका जिक्र ऋग्वेद में है। इंसान की तरक्की की ये कितनी बड़ी और तेज छलांग थी। अब जरा इस नंबर को देखिए, 15 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये 15 लाख वर्ग किलोमीटर का वो विशाल इलाका है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। मतलब एक तरफ जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग छोटे छोटे कबीलों में लड़ रहे थे, तब भारत में एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड साम्राज्य खड़ा था जहां सड़कों के नीचे पक्की नालियां थीं और जिनके व्यापार के तार मेसोपोटामिया तक जुड़े हुए थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब हम आते हैं भाग 2 पर, साम्राज्यों का स्वर्ण युग। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, भारत एक नए बौद्धिक युग में प्रवेश कर गया, जहां छोटे जनपद 16 विशाल महाजनपदों में बदल गए। इस युग की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दमदार घटना से होती है। तक्षशिला के एक विद्वान ब्राह्मण थे आचार्य चाणक्य। जब मगध के राजा ने उनका अपमान किया तो उन्होंने ये कठोर प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं इस क्रूर साम्राज्य को जड़ से नहीं मिटा दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और आप जानते हैं, इसी एक प्रतिज्ञा ने चंद्रगुप्त नाम के एक साधारण से लड़के को तैयार करने की प्रेरणा दी, जिसने आगे चलकर भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, मौर्य साम्राज्य, जिसकी सीमाएं ईरान तक फैल गई थीं। यह विशिष्ट दौर ना एक बहुत ही गहरे विरोधाभास या कह लीजिए एक कॉन्ट्रास्ट को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। एक तरफ भगवान बुद्ध और महावीर दुनिया को अहिंसा और शांति का गहरा दार्शनिक संदेश दे रहे थे, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ क्या हो रहा था? सिकंदर जैसे विश्व विजेता के आक्रमण और सम्राट अशोक का विनाशकारी कलिंग युद्ध, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। सोचिए, ज्ञान की चरम सीमा और युद्ध का ये विशाल पैमाना दोनों एक साथ पनप रहे थे। मौर्यों के बाद उदय हुआ गुप्त वंश का, जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। इस काल की उपलब्धियां सच में हैरान करने वाली हैं। आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य यानी जीरो का सिद्धांत दिया और यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। दिल्ली का लौह स्तंभ देखिए, 1600 सालों बाद भी उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो नालंदा विश्वविद्यालय 10,000 छात्रों और 2,000 शिक्षकों के साथ पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र बन चुका था। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, आक्रमण और भारत का प्रतिरोध। क्योंकि इतिहास गवाह है कि अपार धन संपत्ति और ज्ञान हमेशा बाहरी ताकतों को आकर्षित करते ही हैं। यहां सबसे दर्दनाक हिस्सा है ज्ञान का वो भयानक नुकसान जो इस भूमि ने झेला। ये संख्या देखिए, 3 महीने। ये वो समय है जितने महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय जलता रहा था। जब बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया तो सदियों का विज्ञान, आयुर्वेद, शोध, वो सब कुछ जो हमारे पूर्वजों ने सहेजा था, केवल 3 महीनों में राख के ढेर में बदल गया। लेकिन देखिए, इतिहास ये भी बताता है कि आक्रमण कभी एक तरफा नहीं थे। गजनवी के सोमनाथ हमलों से लेकर मुगलों के विस्तार तक हर आक्रमण की लहर को बहुत ही जोरदार स्थानीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
बप्पा रावल ने अरबों को खदेड़ा, पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को तराइन में धूल चटाई। आगे चलकर महाराणा प्रताप ने जंगलों से मुगलों को कड़ी चुनौती दी और शिवाजी महाराज ने अपनी बेहतरीन गुरिल्ला रणनीति से एक मजबूत मराठा साम्राज्य खड़ा कर दिया। मतलब हर वार का डटकर पलटवार हुआ। ये तुलना सच में दिल दहला देने वाली है। एक तरफ थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, इतनी समृद्ध, इतनी अमीर कि वहां के बाजारों में अनाज की तरह सड़क पर हीरे और मोती बिकते थे। और दूसरी तरफ क्या हुआ? तालीकोटा की लड़ाई में हुए विश्वासघात के बाद उसी भव्य हम्पी शहर को लगातार 6 महीने तक लूटा और जलाया गया। ये दिखाता है कि कैसे अपार समृद्धि अक्सर रातों रात बिल्कुल राख में बदल जाती थी। लेकिन ये प्रतिरोध की भावना समय के साथ कम नहीं हुई, बल्कि और मजबूत होती गई। ये ऐतिहासिक कथन छत्रपति संभाजी महाराज का है। उन्होंने कहा था, यदि तुम मुझे अपनी बेटी भी दे दो और पूरा साम्राज्य भी, तब भी मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। मुगलों द्वारा धोखे से बंदी बनाए जाने और अमानवीय यातनाएं सहने के बावजूद वे नहीं झुके। उनकी इस शहादत ने पूरे महाराष्ट्र में ऐसी आग लगा दी जिसने अंततः उस विशाल मुगल साम्राज्य को थका-थकाकर खोखला कर दिया। अब हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम। जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा, एक नया और कहीं अधिक शातिर खतरा सामने आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। यह ब्रिटिश उपनिवेशवाद न कोई एक दिन का खेल नहीं था। यह एक बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाई गई रणनीति थी। सबसे पहले चरण में उन्होंने व्यापार और जासूसी का सहारा लिया। फिर दूसरे चरण में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जैसे 1757 में प्लासी के युद्ध में मीर जाफर का विश्वासघात। और फिर शुरू हुआ तीसरा चरण, भयंकर आर्थिक शोषण। किसानों को जबरन नील की खेती करवाई गई, और तो और भारत के विश्व प्रसिद्ध कपड़ा उद्योग को तबाह करने के लिए कुशल बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए। जाहिर है, इस भयानक दमन के खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई वो भी बहुत विशाल थी। जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार के बाद पूरे देश ने अपनी संप्रभुता वापस पाने के लिए कई अलग अलग रास्ते अपनाए। 1857 के पहले विद्रोह में मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई से लेकर महात्मा गांधी के अहिंसक जन आंदोलनों तक, और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के बलिदान से लेकर आजाद हिंद फौज के सैन्य दबाव तक, समाज का हर एक वर्ग इस महासंग्राम में कूद पड़ा था। इस आजादी की लड़ाई का जोश कैसा था, इसे इस एक नारे से समझा जा सकता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह दहाड़ कोई मामूली बात नहीं थी। इसने पूरे देश में और यहां तक कि ब्रिटिश भारतीय सेना और नौसेना के भीतर एक ऐसा विद्रोह भड़का दिया कि अंग्रेजों को यह बिल्कुल साफ हो गया, अब भारत पर राज करना पूरी तरह से असंभव है। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, आधुनिक भारत का उदय। सदियों के इस संघर्ष के बाद 1947 में आखिरकार एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन 1947 की इस आज़ादी की एक दोहरी सच्चाई भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ था वो दर्दनाक विभाजन, रेड क्लिफ लाइन ने इस प्राचीन भूमि के बीच एक खूनी लकीर खींच दी जिससे लाखों लोग रातों रात बेघर हो गए। लेकिन ठीक उसी समय एक और अभूतपूर्व घटना घट रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से 562 अलग अलग रियासतों को एक सूत्र में पिरो दिया। एक तरफ देश बंट रहा था तो दूसरी तरफ एक मजबूत अखंड भारत का निर्माण भी हो रहा था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 93,000। आधुनिक भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का ये एक बहुत बड़ा सबूत है। 1971 के युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये विश्व इतिहास के सबसे बड़े सैन्य समर्पणों में से एक था। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि आधुनिक भारत अब एक बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्रीय महाशक्ति बन चुका है। आधुनिक युग के इस सफर पर अगर हम नजर डालें ना, तो ये प्रगति किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। सोचिए, 1960 के दशक में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए रॉकेट के पुर्जे साइकिलों पर ले जाए जाते थे, और वही देश 2023 में अपने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच देता है। 1947 में जिस देश को अंग्रेजों ने पूरी तरह से कंगाल छोड़ दिया था, आज वही देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सीना ताने खड़ा है। तो इस पूरे 11,000 साल के सफर को देखने के बाद मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है,
सहस्त्राब्दियों के विनाश, क्रूर आक्रमणों और भयंकर उपनिवेशीकरण को सहने के बाद कोई सभ्यता आखिर न केवल जीवित कैसे रहती है, बल्कि बार-बार अपनी ही राख से और भी मजबूत होकर कैसे उठ खड़ी होती है। ये अटूट लचीलापन इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जो हमें इस महान भूमि के बारे में और अधिक जानने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।